नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्थवार्स की 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जितने भी डिटेल टॉपिक हैं सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 के बीच संपन्न हुआ। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो कॉप का आयोजन होता है ये UNFCCC के तहत होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के तहत COP28 का आयोजन किया गया। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कॉप का फुल फॉर्म क्या है तो आपका जवाब होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि COP28 की अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा यूएई के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने COP28 की अध्यक्षता की, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर के द्वारा। क्लियर है? अब हम इसमें देखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां पर 2 पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि जो COP28 है इसमें पूर्व में डिसाइड किए गए कुछ टारगेट पर भी चर्चा की गई, जैसे 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किस प्रकार से किया जा सके इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने पर भी चर्चा की गई। तो ये दोनों टारगेट भी याद रखेंगे कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का टारगेट कब तक का है, 2050 तक का है, और वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का टारगेट कब तक का है, तो 2030 तक का। क्लियर? इस तरह के तथ्यों से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा COP28 में एक नया संस्करण भी जारी किया गया, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो है जीएसटी का 5वां संस्करण। यहां पर जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट। क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट। और ये जो जीएसटी है इसका 5वां संस्करण COP28 में ही जारी किया गया। और इस जीएसटी के 5वें संस्करण यानी ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट के 5वें संस्करण में कुछ बातें डिसाइड की गई हैं, उसको जरा ध्यान में रखिए। इस टेक्स्ट में कहा गया कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए हमें प्रमुख रूप से 8 कदम उठाने होंगे। यानी ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है यानी जीएसटी का 5वां संस्करण है, इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित किए गए। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे आप। इसके अलावा यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि COP28 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। इसमें जलवायु संवेदनशील विकासशील जो देश है उनको मदद करने के लिए हानि एवं क्षति कोष कॉप के पहले दिन लागू कर दिया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो हानि और क्षति कोष है इस पर चर्चा कहां हुई? COP28 के दौरान। और ये हानि और क्षति कोष किसके लिए है? तो जो जलवायु संवेदनशील विकासशील देश हैं उनकी मदद करने के लिए हानि एवं क्षति कोष की स्थापना की गई। क्लियर? यहां पर कुछ और कोष हैं जिनको ध्यान में आपको रखना है, जैसे हरित जलवायु कोष। हरित जलवायु कोष के संसाधनों को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। यानी हानि एवं क्षति कोष के साथ साथ हरित जलवायु कोष के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता। वहीं अल्प विकसित देशों के कोष यानी एलडीसी और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष यानी SCCF, इसके लिए कुल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणाएं की गई। तो याद रखेंगे हानि एवं क्षति कोष की भी बात हुई, हरित जलवायु कोष के लिए 3.5 अरब डॉलर, अल्प विकसित देशों के लिए कोष एलडीसी और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष यानी SCCF के लिए टोटल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणाएं की गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विश्व बैंक के द्वारा जलवायु संबंधी परियोजनाएं जो कि 2024 और 25 की हैं उनके वित्त पोषण के लिए सालाना 9 अरब डॉलर की वृद्धि की गई है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के लिए लगभग 120 देशों ने यूएई के COP28 में जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन भी किया। यानी 120 देशों ने COP28 यूएई जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया है। क्लियर? ये बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी है। वहीं 130 से अधिक देशों ने COP28 यूएई की घोषणा जो कि कृषि, खाद्य एवं जलवायु पर थी उस पर हस्ताक्षर किए। यानी लगभग 120 देशों ने COP28 यूएई के जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया और वहीं 130 से अधिक देशों ने कृषि, खाद्य और जलवायु पर जो COP28 यूएई घोषणा है उसका समर्थन किया है। क्लियर? यहां पर यह बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इस COP28 के दौरान
शीतलन संबंधित उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए 66 देशों के द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस COP 28 के दौरान शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कितने प्रतिशत कम करने के लिए, 68% कम करने के लिए 66 देशों द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। वहीं ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आर्मेनिया के द्वारा COP 29 की मेजबानी वापस लेने की बात की गई तो पूर्वी यूरोपीय देशों के समर्थन के बाद अजरबैजान को 2024 का COP 29 सम्मेलन की मेजबानी के लिए घोषित किया गया। यानी जो COP 29 सम्मेलन है वो कहां पर होगा? अजरबैजान में 2024 में। कब से कब तक? तो 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच। याद रखेंगे अजरबैजान में। और किसने मेजबानी वापस ली COP 29 से? आर्मेनिया ने। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? वहीं एक बात और याद रखिएगा कि 2025 में ब्राजील ने अमेजन में COP 30 की मेजबानी करने की पेशकश की है। क्लियर है? यानी COP 28 का आयोजन यूएई के दुबई में हुआ। COP 29 का आयोजन अजरबैजान में प्रस्तावित है 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच। याद रखना है कि आर्मेनियाई ने COP 29 से अपनी मेजबानी वापस ली। दूसरी बात, 2025 में जो COP 30 का आयोजन करना है उसके लिए जो अपनी मेजबानी की पेशकश की है वो ब्राजील ने की है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस दुबई में COP 28 में लॉन्च हुआ। तो आपसे ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहां पर लॉन्च हुआ? तो आपका जवाब होगा COP 28 के दुबई में। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 में 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को 10 दिसंबर 2023 को दुबई में लॉन्च किया गया। और ये किसके नेतृत्व में है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG के नेतृत्व में। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि NMCG के नेतृत्व में GRCA को 10 दिसंबर 2023 को दुबई में लागू किया गया। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो GRCA है इसको अपना समर्थन किसने दिया? तो GRCA को अपना जो समर्थन दिया उसमें भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, नीदरलैंड शामिल है। ठीक है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि GRCA का मतलब क्या है? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसको भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, नीदरलैंड ने इसमें समर्थन दिया। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि ये जो NMCG है, NMCG का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसके द्वारा गठित जो नदी शहर गठबंधन है जिसको आप कह रहे हैं कि रिवर सिटीज अलायंस, इसमें 142 भारतीय नदी शहर सदस्य हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें नीदरलैंड के डेनहॉग नदी शहर, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड नदी शहर और हंगरी के सोजेल नोक नदी शहर को इसमें साझेदार किया गया है। यानी अब ये जो रिवर सिटीज अलायंस है ये अब ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में तब्दील हुआ है जिसको दुबई में आयोजित COP 28 में लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो ये वैश्विक दृष्टिकोण से याद रखेंगे इसमें नीदरलैंड से डेनहॉग नदी, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी से सोजेल नोक इसमें शामिल है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा इस ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में कि इस ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में 11 देशों में 275 से अधिक वैश्विक नदी शहर को ये कवर करता है। क्लियर है? और ये किस लिए है? तो ये नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप इसके अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। और यहां पर अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लें तो जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा में कहा कि ये गठबंधन जो है ये मौजूदा गठबंधन रिवर सिटीज अलायंस पर बनाया गया है। यानी पहले था रिवर सिटीज अलायंस जो कि NMCG के नेतृत्व में था। अब इसको NMCG के नेतृत्व में रिवर सिटीज अलायंस से कन्वर्ट करके ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में करके इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च किस दौरान किया गया? दुबई में आयोजित COP 28 के दौरान। क्लियर है? और जो मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस है यानी RCA है, इसका जो गठन है NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के सहयोग से किया गया था। क्लियर है? तो यहां पर आपने रिवर सिटीज अलायंस का गठन भी देखा 2021 में NMCG के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के सहयोग से। और वहीं आपने देखा कि अब इसको कन्वर्ट किया गया ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में यानी GRCA में। ठीक है? और इसको COP 28 के दौरान लॉन्च किया गया और ये 11 देशों के 275 से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करेगा। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है दुबई में COP 28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलेंस में शामिल किया गया।
अब यहां पर याद रखिएगा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्लियर? तो याद रखेंगे, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में कब शामिल हुआ, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि दुबई में आयोजित COP28 के दौरान। क्लियर? और ये जो रेस टू रेजिलियंस है संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कार्यक्रम, ये मेन फोकस किस पर करता है, तो ये जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में ये अभियान है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना। क्लियर? और याद रखिएगा, इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना। क्लियर है? तो टारगेट क्या है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना। और याद रखिएगा, ये जो रेस टू रेजिलियंस है, ये स्थापित कब हुआ? 2020 में। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जिसको कहा जाता है NIUA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। ये शहरों के लिए जलवायु केंद्र यानी C-क्यूब, ये रेस टू रेजिलियंस में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लियर? तो यहां पर जैसे आपने ये चर्चा की कि संयुक्त राष्ट्र का ये रेस टू रेजिलियंस जो कार्यक्रम है उसमें भारत शामिल हुआ, तो भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जिसका नाम क्या है? NIUA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। ये NIUA शहरों के लिए जलवायु केंद्र यानी C-क्यूब की जो व्यवस्था है, ये भी मदद करेगा रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम में। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला देखिए, यहां पर एक अनुमान है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में निवास करेगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को विश्व के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी मामलों पर एक डेटा रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है? तो याद रखेंगे, वैश्विक टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा? WHO के द्वारा। कब जारी की गई? 7 नवंबर 2023 को, जिसमें 192 देश और क्षेत्र शामिल हैं। क्लियर? यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रामक रोग से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम कोविड-19 के केसेस को हटा दें तो 2022 में एकल संक्रामक रोग से होने वाली मौतों में दूसरा प्रमुख कारण क्या है? टीबी है। और 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित लोगों की अगर मौत की बात कर लें तो वो है 1.30 मिलियन। 2022 में टीबी से अनुमानित लोगों की मौत जो हुई है वो कितने लोगों की हुई है? 1.30 मिलियन। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि 2020 और 21 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या में जो वैश्विक कमी है उसमें 60% से अधिक का हिस्सा जो संयुक्त रूप से है वो भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा है। कहने का तात्पर्य है कि 2020 और 21 में जो टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या में वैश्विक कमी देखी गई है, इस कमी में जो 60% का संयुक्त योगदान है वो भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का है। क्लियर? अगर हम बात कर लें 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी की, तब ये होता है 19%। तो याद रखेंगे 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कितने प्रतिशत की कमी? तो आपका जवाब होगा 19% की कमी देखी गई। क्लियर? यहां पर आगे जो आपको और बात ध्यान रखनी है, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा टीबी मृत्यु दर को वर्ष 2021 के 9.94 लाख से घटाकर 2022 में 3.31 लाख कर दिया गया है। यह एक वर्ष की अवधि में 34% से अधिक की कमी है। यानी WHO ने टीबी मृत्यु दर को 2022 में 3.31 लाख कर दिया है, जो कि एक वर्ष की अवधि में 34% से अधिक की कमी दिखाता है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। यहां पर याद रखिएगा कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है, ये किस दौरान जारी किया गया? तो ये COP28 के दौरान
8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 कॉप 28 के दौरान 8 दिसंबर 2023 को दुबई में इसको प्रदर्शित किया गया। यहां पर याद रखिएगा कि भारत जो है ये लगातार 5 साल से शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाए हुए है। अगर हम बात करें कि इस सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणी में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। क्लियर? लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंकिंग मिली है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का इसमें आकलन किया गया है और 90% ग्रीन हाउस गैसें इन्हीं देशों से उत्सर्जित होती हैं। इसमें अगर हम चीन की रैंकिंग की बात करें तो चीन की रैंकिंग 51वीं है और अमेरिका की रैंकिंग इसमें 57वीं है। क्लियर? अगर हम भारत के संदर्भ की बात कर लें तो याद रखिएगा ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है यानी जो CCPI रैंकिंग है इसमें भारत का जो पिछला प्रदर्शन है वो 2014 में 31वें स्थान से 2023 में अब ये 7वें स्थान पर पहुंच गया। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो CCPI रैंकिंग है इसमें 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। क्लियर? तो याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 2023 में 7वें स्थान पर है। क्लियर? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि आज तक भारत की जो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2030 तक जो 50% का लक्ष्य है उसकी तुलना से अगर देखें तो अब तक जो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो उसका 44% है। क्लियर? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 6 दिसंबर 2023 को चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्या नाम है? सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत हुई है और इसी को चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है। तो याद रखेंगे इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये 6 दिसंबर 2023 को चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर? और यहां पर अगर यह पूछा जाए कि ये किसके प्रयास से विकसित किया गया है तो याद रखिएगा 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र जो है ये सुआनिंग सिंधुआ विश्वविद्यालय और चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रयास से इसको विकसित किया गया है। क्लियर? तो याद रखेंगे सिवानिंग सिंधुआ विश्वविद्यालय और चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रयास से चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत हुई और इसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है जो कि चीन में स्टैब्लिश हुआ। क्लियर? तो ये पूरी बात आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक है गूगल ने AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। अगर आपसे इस तरह प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा जेमिनी क्या है तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए ये गूगल का AI मॉडल है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन गूगल ने अपने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। क्लियर? ये जो जेमिनी है ये अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली बृहद भाषा मॉडल है और इसे डेटा सेंटर्स के साथ साथ एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। यहां पर एक बात और आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है कि ये जो गूगल का AI मॉडल जेमिनी है इसका जो मुकाबला बताया जा रहा है वो ओपन AI के चैट GPT से और मेटा के लामा सेकंड से बताया जा रहा है। तो आपको ये भी पता चला कि जेमिनी का मुकाबला किससे? ओपन AI के चैट GPT और मेटा के लामा 2 से संबंधित है। तो प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि लामा 2 का संबंध किससे है तो आपका जवाब क्या होगा? मेटा से। क्लियर है? तो यहां पर यह भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 जारी की गई है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि फोर्ब्स पत्रिका ने दिसंबर 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की एक सूची जारी की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 100 महिलाओं की सूची है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं बताई गई हैं इसमें भारत की 4 महिलाओं को स्थान मिला। क्लियर? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फोर्ब्स की सूची है 100 शक्तिशाली महिलाओं की जिसमें भारत की 4 महिलाएं हैं इसमें कौन महिला किस स्थान पर है।
तो याद रखिएगा इस सूची में भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनको भी इसमें स्थान मिला है और इनको ओवरऑल कैटेगरी में 32वां स्थान मिला है। क्लियर? तो याद रखेंगे फोर्ब्स की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसमें निर्मला सीतारमण जी को 2023 में 32वां स्थान मिला। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और पिछले साल की जो सूची थी उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 36वां स्थान मिला था। क्लियर? ये दोनों बातें आप कंपेयर करके याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा 3 और कौन सी महिलाएं हैं? तो इसमें एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा जी को 60वां स्थान मिला है। क्लियर है? इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल को 10वां स्थान मिला है और साथ ही साथ बाइकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 76वां स्थान मिला है। तो ये 4 महिलाएं जो कि फोर्ब्स की सूची में शामिल हैं और भारत से संबंधित हैं। मैं एक बार संक्षिप्त में बस इनको रिवाइज कर दे रहा हूं। निर्मला सीतारमण जी को 32वां स्थान, एचसीएल कॉर्पोरेशन की रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वां स्थान, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन सोमा मंडल को 70वां स्थान और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 76वां स्थान मिला है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि ये जो सूची जारी की गई है, यहां पर एक बात और याद रखिए कि किस आधार पर यह रैंकिंग निर्धारित की जाती है। तो याद रखिएगा 4 प्रमुख मैट्रिक्स हैं जिनके आधार पर यह सूची जारी होती है। इसमें पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र शामिल है। ठीक है? यानी पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर इन महिलाओं को फोर्ब्स सूची में शामिल किया जाता है। अब आपने भारत की जो 4 महिलाएं थी जो कि इस सूची में थी उनको तो देख लिया। अब आप देखिए कि दुनिया की शीर्ष ताकतवर महिला कौन है और इस फोर्ब्स की सूची में नंबर 1 पर किसको रखा गया है। तो याद रखिएगा अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की और यूरोपीय संघ की। उनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर लियन। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लियन। याद रखिएगा फोर्ब्स की जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसमें उर्सुला वॉन डेर लियन को, जो कि यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है, उनको पहला स्थान मिला है। बिल्कुल याद होना चाहिए, उर्सुला वॉन डेर लियन। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड का स्थान है। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड हैं जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तीसरे स्थान पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का स्थान है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। आप टॉप 5 जरूर देख लीजिए। चौथे स्थान पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का स्थान है। क्लियर है? चौथे स्थान पर हैं जियोर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री, काफी चर्चा में रही थी। टेलर स्विफ्ट एक संगीतकार है, टेलर स्विफ्ट, इनको 5वां स्थान मिला है। क्लियर? तो ये टॉप 5 स्थान आप याद रखेंगे फोर्ब्स की सूची में। पहले नंबर पे उर्सुला वॉन डेर लियन, अध्यक्ष यूरोपीय संघ। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक। तीसरे स्थान पर कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका। और चौथे स्थान पे जियोर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री। और 5वें स्थान पर टेलर स्विफ्ट, एक संगीतकार है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गिल्ट वाइल्डर्स की जीत हो गई है। तो इस प्रकार अब आप ये कहेंगे कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? गिल्ट वाइल्डर्स। याद रखिएगा इनका संबंध किस पार्टी से? तो पार्टी फॉर फ्रीडम यानी पीवीवी के नेता हैं गिल्ट वाइल्डर्स। याद रखिएगा नवंबर 2023 में जो डच आम चुनाव हुए उसमें गिल्ट वाइल्डर्स की जीत हुई और ये धुर दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी नेता माने जाते हैं गिल्ट वाइल्डर्स। क्लियर है? अब इस टॉपिक में और क्या बातें आपको ध्यान रखना है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा इन जनरल कि नीदरलैंड की जो ईयू सदस्यता है उसके संदर्भ में पीवीवी के जो नेता हैं गिल्ट वाइल्डर्स, इनका कहना है कि वो जनमत संग्रह कराएंगे। और दूसरी बात, इस्लाम के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं और इसको लेकर उन्होंने नीदरलैंड में जो डी इस्लामीकरण का मूवमेंट था उसकी पैरवी भी होगी। ठीक है? तो याद रखेंगे डी इस्लामीकरण की पैरवी करने वाले नेता, पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता गिल्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड में जीत चुके हैं। अब वो वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्लियर है? तो इतनी बातें आप इस टॉपिक के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क ने 13 दिसंबर 2023 को अपना शपथ ग्रहण समारोह किया। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार अब लॉ एंड जस्टिस पार्टी का शासन अब पोलैंड से समाप्त हो गया। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये कहानी तब हुई जब माट्यूज मोराविकी संसद में अपना विश्वास मत हार गए, तब डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में 12 दिसंबर को चुना गया और 13 दिसंबर 2023 को यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो सीधी बात आपको याद रखनी है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डोनाल्ड टस्क। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो डोनाल्ड टस्क है इनको शपथ किसने दिलाई? तो डोनाल्ड टस्क को शपथ दिलाई पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई डूडा ने। ठीक है? तो यहां पर दो बातें क्लियर हुई कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डोनाल्ड टस्क। और
पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आंद्रेई डूडा। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023। याद रखिएगा दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी ने अपनी 2023 की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी कर दी है। क्लियर? तो यहां पर एक बात आपको क्लियर हो गई कि ये जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है इसको शॉर्ट फॉर्म में WDCR कहते हैं और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी के द्वारा। क्लियर? तो ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो WDCR की रिपोर्ट आई है यानी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023, इसमें भारत को कुल 64 अर्थव्यवस्था में 49वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 49। क्लियर? तो याद रखेंगे 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 49वां स्थान मिला है। किसमें? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी WDCR में। क्लियर? अगर मैं ये बात कर लूं कि WDCR में पहली रैंकिंग किसकी है, तो याद रखिएगा WDCR में जो पहली रैंकिंग है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्लियर है? किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगर हम बात कर लें कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड इसमें दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर इसमें तीसरे स्थान पर है और डेनमार्क इसमें चौथे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड इसमें 5वें स्थान पर है। आपको टॉप 5 अगर स्थान याद रख पाए तो रख ले, नहीं तो टॉप 3 तो जरूर याद रखिएगा। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग की बात हो रही है, आईएमडी द्वारा जारी की गई। भारत का स्थान 64 अर्थव्यवस्था में 49वां है, 49। ठीक है? तो भारत का स्थान 49वां हो गया। अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे इसमें नीदरलैंड है। ठीक है? इसने नीदरलैंड ने जो है 4 स्थान की छलांग लगाई है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि नीदरलैंड ने 4 स्थान का सुधार करते हुए विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं सिंगापुर ने तीसरा स्थान, डेनमार्क ने चौथा और स्विट्जरलैंड ने 5वां। तो यानी पहले पे अमेरिका, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर सिंगापुर है। क्लियर है? और भारत का स्थान 49वां। इतनी बातें आप मिनिमम इसमें याद रखेंगे। अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में बात कर लें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो 14 देश हैं उसमें भारत का 12वां स्थान है। क्लियर है? किसमें? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में, अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की बात करें तो। और वहीं ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले 27 देशों में भारत का 18वां स्थान है। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि विश्व स्तर पर जो 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले जो टोटल 27 देश हैं उसमें भारत का स्थान 18वां है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर बात करें तो टोटल 14 देशों में से 12वां स्थान है। और अगर हम ओवरऑल बात करें विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में तो टोटल 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वां स्थान भारत का है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है यानी WDCR, इसमें सबसे अंतिम स्थान पर यानी 64वें स्थान पर वेनेजुएला का स्थान है। यह भी बात आपको ध्यान रखना होगा। और 63वें स्थान पर मंगोलिया है। क्लियर? तो याद रखेंगे सबसे अंतिम में वेनेजुएला और 63वें स्थान पर मंगोलिया है इस विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है कि दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी। याद करिए आज ही की क्लास में जब आप COP28 पढ़ रहे थे तो जो COP28 के महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें सबसे पहले इसी की बात हुई थी कि हानि और क्षति कोष यानी नुकसान और क्षति फंड यानी लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी मिली थी। और आपने ये पढ़ा था कि COP के पहले ही दिन इसको लागू कर दिया गया था। क्लियर? COP के जैसे 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक COP28 चला था। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। तो 30 नवंबर 2023 को पहले ही दिन इसको मंजूरी मिल गई थी। उसके अलावा और भी आपने कोष कवर किया था, जैसे हरित जलवायु कोष देखा था $3.5 अरब का। इसके बाद आपने अल्प विकसित देशों के लिए और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष के लिए टोटल 15 करोड़ की धनराशि देखी थी। विश्व बैंक ने 2024 और 2025 के प्रोजेक्ट के लिए $9 अरब की सालाना वृद्धि की बात कही थी। तो ये सारी बातें आपने देखी थी। उसमें सबसे पहली बात देखी थी लॉस एंड डैमेज फंड की मंजूरी की। क्लियर है? उसी की यहां पर बात की गई है। और आपने ये भी देखा था कि इसको पहले दिन लागू किया गया लेकिन इस पर जो सहमति बनी थी। क्लियर है? तो याद रखिएगा लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा जो पहली बार की गई थी वो COP27 में जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था उसमें की गई थी। और इसका सुझाव पहली बार 1991 में वानुअतु के द्वारा किया गया था। वानुअतु के द्वारा पहली बार इसका सुझाव आया था लॉस एंड डैमेज फंड का। सबसे पहले घोषणा की गई थी COP27 में जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ? दुबई में लागू हुआ 30 नवंबर 2023 को। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं इसके प्रारंभिक फंड की। तो याद रखिएगा प्रारंभिक फंडिंग जो है वो $475 मिलियन के होने का अनुमान है।
क्लियर है? यानी ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसमें प्रारंभिक फंडिंग जो होने का अनुमान है वो $475 मिलियन का है। क्लियर है? इसमें यूएई $100 मिलियन और यूरोपीय संघ $275 मिलियन देने का वादा किया है। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा कि अमेरिका और जापान ने भी इसमें योगदान किया है। इस फंड का जो प्रबंधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसका जो प्रबंधन है वो विश्व बैंक के द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे कि इस फंड का जो मैनेजमेंट है वो विश्व बैंक के द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाएगा और शोधकर्ताओं द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 55 प्रभावित देशों को संयुक्त रूप से लगभग $525 अरब का नुकसान हुआ है। क्लियर है? तो एक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 55 प्रभावित देशों को संयुक्त रूप से $525 अरब का नुकसान हुआ है और जो विकासशील देश है, सेंसिटिव देश है, उनको किस प्रकार से उनके नुकसान की पूर्ति की जाए उसी के लिए लॉस एंड डैमेज फंड की मंजूरी मिली है, जिसमें प्रारंभिक फंडिंग लगभग माना जा रहा है $475 मिलियन की होने की संभावना है और रिपोर्ट ये कहती है कि 55 प्रभावित देशों में संयुक्त रूप से $525 अरब का नुकसान हुआ है और इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? विश्व बैंक 4 वर्षों के लिए। क्लियर है? अगला टॉपिक है रूस CFE संधि से अलग हो गया। क्लियर है? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए अगर इस तरह से कि हाल ही में CFE संधि से कौन अलग हुआ है? तो रूस अलग हुआ है। आप देखिए जरा इसको जरा डिटेल में। सबसे पहले तो आप CFE का फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं यूरोपीय सशस्त्र बल संधि। इसको क्या कहते हैं? यूरोपीय सशस्त्र बल संधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। ट्रिटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। यानी इस CFE से रूस ने औपचारिक रूप से हटने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा कि नाटो का विस्तार जो है वो इस संधि के सहयोग में बाधा बन रहा है, इसलिए रूस औपचारिक रूप से CFE यानी यूरोपीय सशस्त्र बल संधि से हट रहा है। क्लियर है? याद रखिएगा रूस ने इस संधि से हटने का कारण यह बताया कि 1990 में ये जो संधि है अब वो प्रासंगिक नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि नाटो का विस्तार रूस को रास नहीं आ रहा है और वो रूस का मानना है कि ये जो नाटो का विस्तार है वो इस संधि में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वो CFE संधि से हट रहा है। लेकिन यहां एक बात पता चल गई कि ये संधि जो है वो 1990 में हुई थी। याद रखिएगा 1990 में मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालीन वार्सा संधि देशों के बीच ये की गई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बात को, वार्सा संधि देशों के बीच और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बीच में ये संधि हुई थी 1990 में, जिसको आप कह रहे हैं CFE संधि। क्लियर है? और इसका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनाने से रोकना जिनका प्रयोग तेजी से हमले में किया जा सके, इसलिए ये CFE संधि हुई थी। क्लियर है? तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो CFE का फुल फॉर्म ट्रिटी कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप यानी यूरोपीय सशस्त्र बल संधि, इससे रूस अलग हुआ है और ये 1990 में ये संधि स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्टैब्लिश। अब देखिए दिसंबर 2023 में जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। क्लियर है? तो ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र कहां शुरू किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? जापान के नाका नॉर्थ में। जापान के नाका नॉर्थ में। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया JT60SA। क्या नाम रखा है? JT60SA। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र का नाम क्या है? JT60SA और ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? जापान के नाका नॉर्थ में। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ये जो फ्यूजन रिएक्टर है ये 6 मंजिला है, जिसमें डोनट के आकार का वेसल है जिसे टोकामाक नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो फ्यूजन रिएक्टर है जो विश्व का सबसे बड़ा फ्यूजन संयंत्र है जो कि जापान के नाका नॉर्थ में स्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम रखा गया JT60SA। ये 6 मंजिला ऊंचा है और डोनट के आकार का वेसल है जिसे क्या नाम रखा गया है? दिया गया है टोकामाका। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और टोकामाका के भीतर ही तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है जिसका तापमान तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लियर है? तो इसके अंदर किसको तेजी से घुमाए? प्लाज्मा को, और इसका तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। याद रखिएगा इसे जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया। क्लियर? तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी। जापान में जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र स्टैब्लिश किया गया है जापान के नाका नॉर्थ में, जिसका नाम रखा गया JT60SA। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, फ्रांस भी इससे अधिक शक्तिशाली परमाणु संयंत्र बनाने में अभी लगा हुआ है, जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। क्लियर? क्या नाम दिया गया है? ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है? ये किससे संबंधित है? ये फ्रांस से संबंधित है।
ये परियोजना जो है वो तय बजट से ऊपर भी चली गई है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब यहां पर आपने 2-3 बातें देख ली, जरा मैं थोड़ा सा कंपेयर कराना चाह रहा हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन न हो। अभी आपने देखा था कि चीन में भी इस तरह का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिश हुआ है। जरा मैं इन तीनों को यहां पर आपसे कोरिलेट कराना चाह रहा हूं। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि आपने ये पढ़ा था कि चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में सिदाओ बे परमाणु संयंत्र में अगली पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर का युग शुरू हुआ, जिसको चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु संयंत्र माना जा रहा है। क्लियर है? यानी जो सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि चीन में स्टैब्लिश है, वो किस बेस्ड है? गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर। जापान में विश्व का जो सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है, कहां पर? जापान के नाका नॉर्थ में। क्लियर है? और याद रखिएगा, जो अभी आप अगला बता रहे हैं कि फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। ठीक है? तो ये सारी बातें आप एक साथ ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला टॉपिक है, अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। अब ध्यान रखिएगा, कहां पर है ये अंकोर वाट मंदिर? तो याद रखिएगा कंबोडिया में, सबसे पहली बात। और याद रखिएगा नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। कौन? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। क्लियर है? तो दोनों बातें याद रखेंगे। किसने पीछे छोड़ा? इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। क्लियर है? अब देखिए, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है इस कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बारे में। याद रखिएगा, अंकोर वाट जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है और ये कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप में स्थित है। ठीक है? तो अगर डिटेल की बात करें तो जो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सिएम रीप पर स्थित है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल होने वाला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्लियर है? यानी ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और याद रखिएगा, इसे 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है? किसको? कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को। और इसने इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ा है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि कंबोडिया का ये जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, इसके केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हैं जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? तो आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में कंबोडिया का कौन सा मंदिर चर्चा में रहा जिसके केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हैं? तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। और ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? कंबोडिया के जो ये अंकोर वाट मंदिर है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था और ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने 2 बातें तो आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। एक तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा घोषित हुआ, इसने इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ा, पहली बात। और दूसरी बात कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया और ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। और एक फैक्ट और अभी आपने पढ़ा था कि इसके केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद हैं जो कि माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। और अगर हम इस मंदिर की नक्काशी की बात कर लें तो ये हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र। याद रखिएगा, एक कैरिबियाई देश है जिसका नाम है डोमिनिका और डोमिनिका ने लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया और ऐसा पहली बार हो रहा है कि वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। तो स्पष्ट रूप से याद रखना है कि लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा किसने की है? डोमिनिका ने। और डोमिनिका एक कैरिबियाई देश है। याद रखिएगा, डोमिनिका के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रूजवेल्ट स्केरेट और रूजवेल्ट स्केरेट साहब का यह कहना है कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बुद्धिमान जीव सुरक्षित रहे। और याद रखिएगा, जो स्पर्म वेल है ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान जलचरों में से एक है। क्लियर है? तो यहां पर आपको एक बात और पता चली कि डोमिनिका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रूजवेल्ट स्केरेट। क्लियर है? इस टॉपिक के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है आपको कि स्पर्म वेल को जो है समुद्र का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्लियर है? याद रखेंगे, समुद्र का सफाई कर्मी किसको? स्पर्म वेल को कहा जाता है, जिसके संरक्षित करने के लिए समुद्र में क्षेत्र बनाने की बात कही है डोमिनिका ने। क्लियर है? और याद रखिएगा, कटलफिश या ऑक्टोपस खाने के बाद इसके पाचन तंत्र में एक खास तरह का स्राव होता है। याद रखेंगे, स्पर्म वेल क्या है? समुद्र का सफाई कर्मी। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। अब हम अगले टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023। आप सभी को पता है कि जो ब्रिक्स है यानी BRICS, B फॉर ब्राजील एंड R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड C फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर है? यानी विश्व के 5 प्रमुख देशों से
मिलकर बना है ब्रिक्स। क्लियर है? और इसी ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स का कौन से क्रम का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, तो आपका जवाब होगा 15वां शिखर सम्मेलन। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा, ये जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है? साइरिल रामाफोसा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो आपको यह भी पता चला कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? साइरिल रामाफोसा। क्लियर? क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? और ये जो सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसमें रूस के राष्ट्रपति नहीं आ पाए थे, उनकी जगह पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई आवरोव आए थे। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है इस तरह का प्रश्न कि किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई आवरोव हैं, तो आपका जवाब होगा रूस के विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है सर्गेई आवरोव। क्लियर है? वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डि सिल्वा थे, यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना हो तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा भी इसमें शामिल हुए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें शामिल हुए थे। क्लियर है? अब यहां पर याद रखिएगा कि जो 5 आपने प्रमुख देश देखे जिनसे मिलकर ब्रिक्स बना है, इसके अतिरिक्त 67 अन्य देशों के नेताओं को भी दक्षिण अफ्रीका ने बुलाया था इस 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, जो 5 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, इनकी आम सहमति के बाद 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय भी लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है इस टॉपिक को। यानी अब ब्रिक्स में 5 और प्लस 6 यानी अब 11 सदस्य हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किन 6 देशों को इसमें शामिल करने की बात की गई, तो इसमें अर्जेंटीना को, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया। तो याद रखेंगे, ब्रिक्स में जो 5 पहले देश थे, अब उसके साथ 6 अन्य देश भी आ जाएंगे। इसमें अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। और 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों के रूप में आमंत्रण इनको किया गया। क्लियर है? तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि अब ये संख्या जो है ब्रिक्स की सदस्य संख्या, ये 5 से बढ़कर 11 हो गई। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, इस टॉपिक में एक और महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान में रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो ये है कि ब्रिक्स की जो आगामी 16वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो 2024 में रूस में कजान में प्रस्तावित है। क्लियर है? यानी जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो 16वीं बैठक होगी वो 2024 में होगी, और कहां पर? रूस के कजान में। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है चिली, जो है ISA का 95वां सदस्य देश बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिली जो है ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन शामिल हो गया? हाल ही में चिली शामिल हो गया, और ये 95वां सदस्य बना है। किसका? ISA का। क्लियर है? तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है कि चिली जो है ISA का सदस्य देश किस क्रम का? 95वां। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इसके बैकग्राउंड की ISA की, तो आप सभी इस बात से परिचित है कि भारत और फ्रांस ने एक संयुक्त इनिशिएटिव लेकर 2015 में जो 21वां COP हुआ था, उसी के दौरान इसकी संकल्पना को दिया था, और वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षर करता है, जिनमें से पूर्ण सदस्य जो है 94 सदस्य हैं। अब 95वें सदस्य के तौर पर चिली भी शामिल हो गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो ISA का निर्माण है ये 2015 में COP21 के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त इनिशिएटिव से ये किया गया था। अब इसमें टोटल चिली को शामिल करके 95 सदस्य देश हो गए। क्लियर है? और ये कार्यक्रम जो हुआ था वो 6 नवंबर 2023 को हुआ था, यानी अब 6 नवंबर 2023 से कंडीशन हो गई है कि चिली जो है 95वें सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये जो ISA है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी 6ठी सभा का जो आयोजन है वो 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। क्लियर है? तो बात स्पष्ट याद रखनी होगी कि जो ISA की कौन सी क्रम की सभा, यानी 6ठी सभा हुई थी 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के भारत मंडपम में, और ये जो ISA की 6ठी सभा हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। यह भी बात आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक समूह है जिसका नाम है आसियान। क्लियर है? आसियान का अगर फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में
5 से 7 सितंबर 2023 के बीच हुआ। तो याद रखेंगे आसियान का किस क्रम का सम्मेलन हुआ? 43वां। दूसरी बात, आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच। क्लियर है? और आसियान कितने देशों का समूह है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। क्लियर? यहां जो अगला फैक्ट दिया गया है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूर्व में आए प्रश्नों की एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां से सीधे प्रश्न बने हैं। जैसे अब कैसे प्रश्न बनेगा, जरा इसको देखिए। जैसे एक बात तो आपने स्पष्ट रूप से अभी ये देख ली कि आसियान का जो 43वां शिखर सम्मेलन है, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में कुछ अन्य शिखर सम्मेलन भी हुए, जैसे 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? इंडोनेशिया के जकार्ता में। क्लियर है? इसके अलावा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ भी आसियान की शिखर बैठकें हुई। इसके अलावा आसियान +3 बैठक भी आयोजित की गई। कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब ये आसियान +3 बैठक क्या है? यानी आसियान के जो सदस्य देश हैं वो तो हैं, उनके अलावा उसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। ठीक है, तो आसियान +3 बैठक ये भी इंडोनेशिया के जकार्ता में। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ये भी कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और भारत का जो आसियान के साथ शिखर बैठक हुई वो भी कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता। क्लियर है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि क्या भारत आसियान का सदस्य है? तो आपका जवाब होगा नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्ता भागीदार होने के कारण वो आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक प्रतिवर्ष करता है। क्लियर है? वार्ता भागीदार है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिए, अभी मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि जो आसियान है वो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। जरा उन 10 देशों के नाम देख लीजिए, फिर उसके बाद एक तथ्य और नया हुआ है, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अगर हम आसियान के 10 सदस्य देशों की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया आता है, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड और वियतनाम। क्लियर? ये 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड और वियतनाम। याद रखिएगा, अब इसमें 11वां सदस्य बनने का निर्णय ले लिया गया, यानी अब आसियान में 11वां सदस्य देश भी शामिल होगा, इस बात का निर्णय हो गया। ठीक है, और ये किसमें हुआ? 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में। और उस 11वें सदस्य का नाम क्या है देश का? तिमोर लेस्ते। क्लियर है? तो याद रखेंगे तिमोर लेस्ते अब 11वां सदस्य बनेगा, किसका? आसियान का। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि अब 11वां सदस्य होगा तिमोर लेस्ते, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जोको विडोडो। और उन्होंने अध्यक्षता की थी आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन की, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच। क्लियर? तो ये बात आपने देख ली। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ, लाइन लिखी हुई है कि म्यांमार के अतिरिक्त संगठन के सभी अन्य सदस्य राष्ट्रों ने के प्रमुखों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। म्यांमार के अतिरिक्त क्यों लिखा है? क्या कारण ऐसा है कि म्यांमार इस 43वें आसियान शिखर बैठक में शामिल नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, आसियान के द्वारा म्यांमार को 2021 में दी गई 5 सूत्री योजनाओं को अपनाने में विफल होने के कारण आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इस बार प्रतिबंधित रखा गया था। यह भी प्रश्न बनेगा। अगर प्रश्न को थोड़ा सा डीप में ले जाना हो आसियान के संदर्भ में, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा आसियान का सदस्य देश है जिसको 43वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर प्रतिबंधित किया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? म्यांमार। और कारण क्या है? क्योंकि आसियान के द्वारा म्यांमार को 2021 में एक 5 सूत्री योजनाएं दी गई थी, उनको अपनाने में म्यांमार विफल रहा। यही कारण है कि आसियान शिखर सम्मेलन में इस बार उसको भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई आपको। यहां पर एक बात और याद रखिएगा म्यांमार के संदर्भ में, कि म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित जो आसियान अध्यक्षता थी वो भी रद्द कर दी गई। क्लियर है? और अब 2026 की जो आसियान की अध्यक्षता है वो फिलीपींस को सौंप दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो एक क्रम होता है देश का जो कि अध्यक्षता करेंगे उस शिखर सम्मेलन की, उसमें एक क्रम था कि 2026 में म्यांमार को आसियान की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन उसको रद्द करके अब किसको दे दिया गया अध्यक्षता 2026 में आसियान की? फिलीपींस को दे दिया गया। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो नए प्रस्तावित सदस्य हैं आसियान में, तिमोर लेस्ते, वहां के प्रधानमंत्री सनाना गुसमाओ ये एज ए पर्यवेक्षक इस 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्लियर? हमने अभी आपको बताया है कि तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य, आसियान के 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और 43वें आसियान शिखर बैठक में जो तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री
सनाना गुस्माओ शामिल हुए थे, वो एज ए पर्यवेक्षक इसमें शामिल हुए थे। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के आदर्श वाक्य की। तो इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये 43वें आसियान शिखर बैठक के आदर्श वाक्य हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 2001 से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कौन सा? आसियान शिखर सम्मेलन। लेकिन 2007 से आसियान शिखर सम्मेलन की वर्ष में 2 बार बैठक आयोजित की जाने लगी। क्लियर। यानी 2001 से तो प्रतिवर्ष होने लगी, लेकिन 2007 से आसियान शिखर बैठक वर्ष में 2 बार होने लगी। अगला देखिए, अगला जो है वो है आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था कि जो आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ, इसके साथ साथ कुछ अन्य सम्मेलन भी हुए थे, जिसमें आपने वहां पर प्रमुख रूप से देखा था 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। उसके बाद आपने देखा था आसियान भारत शिखर सम्मेलन, लेकिन वहां क्रम नहीं दिया था। याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ वो किस क्रम का था? 20वां। क्लियर है। तो याद रखेंगे 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। क्लियर है। देखिए, यहां पर लिखा है कि जकार्ता में 7 सितंबर को आसियान के साथ भारत के 20वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। क्लियर है। तो ये 3 बातें आपने देख ली अब तक। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में, 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में, और आसियान +3 बैठक ये भी इंडोनेशिया के जकार्ता। क्लियर है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आसियान भारत के 20वें शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कितने सूत्री प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने दिया? 12 सूत्री प्रस्ताव को भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। और डिजिटल दबाव और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की भी उन्होंने घोषणा की है। क्लियर है। तो याद रखेंगे, आसियान भारत कोष किस लिए? तो डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना पर भी उन्होंने सहमति दी, और साथ ही साथ भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। यहां पर जो और बातें आपको ध्यान रखनी है कि खाद्य सुरक्षा के लिए एक साझा घोषणा पत्र पर भी अलग से सम्मेलन में बातचीत की गई और उसे जारी किया गया। साथ ही साथ समुद्री सहयोग पर भी पहली बार साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। यहां पर याद रखिएगा, बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में की। एक बार आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली जो है किस देश की राजधानी है? क्लियर है। तो याद रखिएगा, तिमोर लेस्ते की। क्लियर। फिर से तिमोर लेस्ते चर्चा में है, तो इसलिए याद रखेंगे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, और वहां पर भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा इसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अगला जो टॉपिक है वो है 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। वहां जो दिया गया था कि ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ, अब इसको डिटेल में दे रहा है। और देखिए, यहां पर लिखा भी है कि आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को किया गया। और याद रखिएगा, आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश इसमें हिस्सा लिए। आप आसियान के 10 तो जानते हैं, उसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इसमें हिस्सा लिया। तो याद रखेंगे, 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य और 8 अन्य भी शामिल हुए, जिसमें भारत भी शामिल है। क्लियर है। और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसमें शामिल है। क्लियर है। तो ये सभी बातें आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर याद रखिएगा कि जो 18वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन है उसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा रहा। क्लियर है। और इसमें जो समुद्री कानून है संयुक्त राष्ट्र के समझौते के तहत, जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNCLOS कहा जाता है, या इसके अतिरिक्त जो अन्य दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको कैसे प्रभावी तौर पर लागू किया जाए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम हो सके, उस पर भी चर्चा हुई 18वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में। क्लियर है। और यहां पर जो अगला पॉइंट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि 18वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में चर्चा के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया उसमें 34 विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। क्लियर है। यह भी बात आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ
पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए 2023 से 2028 तक यानी 5 साल का एजेंडा उसको भी अंतिम रूप से इसमें अडॉप्ट किया गया। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगामी 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की। याद रखिएगा जो 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है ये लाओस की मेजबानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा और उसी दौरान आसियान भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी तो चर्चा हुई है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच हुआ, तो अगला तो क्रम 44वें शिखर सम्मेलन का है ना। तो याद रखिएगा एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने अभी आपको पूर्व में ये बताया है कि 2001 से आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष होता था, लेकिन 2007 से आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होने लगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा आसियान का जो अगला 44वां शिखर सम्मेलन है वो लाओस की मेजबानी में अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तावित है। क्लियर है? और वहीं जो 45वां आसियान शिखर सम्मेलन है वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में लाओस में प्रस्तावित है। क्लियर है? तो याद रखिएगा 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो है वो 44वें शिखर सम्मेलन के दौरान नहीं होगा, वो होगा 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान अक्टूबर-नवंबर 2024 में। क्लियर है? तो स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे कि 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हो या आसियान भारत का 21वां शिखर सम्मेलन, ये दोनों जो है 45वें शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान लाओस में होंगे और ये जो 45वां शिखर सम्मेलन है आसियान का ये कब प्रस्तावित है? अक्टूबर-नवंबर 2024 में। क्लियर है? महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखिएगा। बिल्कुल मैंने सारी स्थिति को क्लियर कर दिया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। याद रखिएगा सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WPO, इसके द्वारा 27 सितंबर 2023 को दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 आई है। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है इसमें 132 देशों को शामिल किया गया है। दूसरी बात कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WPO के द्वारा जारी की गई। क्लियर है? अब यहां पर जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये देख लीजिए, जो पहले स्थान पर या अंतिम में नीचे चार्ट दिया गया वहां से कवर कर लेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखिए भारत के संदर्भ में, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में भी भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी भारत का 40वां स्थान है। यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO की जो वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। पिछले बार कौन सा था? 40वां। क्लियर है? 2021 में 46वां था। क्लियर है? 2022 में 40वां, 2023 में 40वां। क्लियर है? तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट याद रखनी है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, यहां देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट में जरा चीन को देख लीजिए। चीन का 12वां स्थान है। भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि भारत का 40वां स्थान है और जरा भारत का स्कोर भी देख लीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्कोर है 38.1 और भारत की रैंक है 40वीं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है। देखिए यहां पर चार्ट के माध्यम से बताया गया तो इसको समझना और आसान होगा आपको। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे अमेरिका है। टॉप 3 तो आपको बिल्कुल याद रखना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे अमेरिका है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट याद रखेंगे। और चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और पांचवें पर सिंगापुर है। अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पर बात कर लें तो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसमें 132 देशों को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 132वीं रैंक जो है वो अंगोला की है। किसकी है? अंगोला की। 131वीं रैंकिंग नाइजर की और 130वीं रैंकिंग बुरुंडी की। तो स्पष्ट रूप से तो आपको 132वां स्थान तो बिल्कुल याद रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 132वीं रैंकिंग अंगोला की है, 131वीं नाइजर की। क्लियर है? स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहां पर एक बात और जरा ध्यान में रखिए। मैंने अभी आपसे कहा था कि यह सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO द्वारा जारी किया गया है। याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, इसका जो फुल फॉर्म है वो WIPO है। इसके अलावा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल का भी सहयोग इसको प्राप्त है। क्लियर है? तो याद रखेंगे तीनों नाम भी कभी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये मुख्य रूप से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO के द्वारा, इसके साथ ही साथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल का भी इसमें सहयोग है। क्लियर? तो ये पूरी बातें आपको इस टॉपिक में ध्यान में रखनी है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है
हाँ, ये तो आपने देखा कि इस सूचकांक में जो अंक दिए गए हैं वो 0 से 100 तक दिए गए हैं और भारत का स्कोर कौन सा है? 38.1। यहां पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 कितने मानकों पर तैयार किया गया है, तो याद रखिएगा 80 विभिन्न मानकों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। इतनी बातें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। यहां पर याद रखिएगा कि 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा की उपस्थिति में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं GBA, इसके गठन की घोषणा की गई। क्लियर है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA की जो गठन की घोषणा है वो कब हुई, तो 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। क्लियर है? ये भी याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि GBA के गठन की घोषणा किस सम्मेलन के दौरान, तो आपका जवाब क्या होगा? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा शामिल थे। क्लियर है? अब एक प्रश्न आपके मन में है कि बायोफ्यूल क्या है? तो बायोफ्यूल जो है ये पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और वेस्ट फूड से बनने वाला ईंधन है। क्लियर है? और इसमें प्रमुख रूप से अगर जो चर्चा में नाम रहता है वो है इथेनॉल। इथेनॉल का जो ईंधन है वो इसी का ही एक भाग है। क्लियर है? बायोफ्यूल का एक भाग है इथेनॉल। क्लियर है? और याद रखिएगा बायोफ्यूल अलायंस में शामिल देशों से भारत के प्रधानमंत्री ने यह अनुरोध किया कि वो पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक ले चले। क्लियर है? तो याद रखिएगा पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को कितने प्रतिशत तक? 20% तक करने की अपील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और वो भारत में इस तरफ वो अग्रसर भी है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन की अगर हम लोग बात कर लें, विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन की बात करें तो इसमें 3 अग्रणी देश देखेंगे, तो भारत, ब्राजील और अमेरिका। भारत, ब्राजील और अमेरिका, जिनके राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी GBA का गठन भी हुआ। क्लियर है? और याद रखिएगा इन तीनों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने में कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। जरा उनको भी देख लीजिए। इसमें इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस शामिल है। क्लियर है? तो याद रखिएगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भारत, ब्राजील और अमेरिका के अलावा इटली, UAE, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस शामिल हैं। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 आई, ये किसने दिया? तो याद रखिएगा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स यानी MCGPI के द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया। ठीक है? और ये क्रम के आधार पे 15वां है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इस सूचकांक में भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। टोटल 47 देशों में भारत का 45वां स्थान है। क्लियर है? अगर हम कुछ अन्य देशों की बात कर लें तो याद रखिएगा इस सूचकांक में पहले स्थान पर नीदरलैंड है। पहले स्थान पर कौन है? नीदरलैंड है। दूसरे स्थान पर इसमें आइसलैंड है और तीसरे स्थान पर इसमें डेनमार्क है। क्लियर है? तो स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स यानी MCGPI के द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 आया है, इसमें भारत की रैंकिंग 45वीं है। टोटल इसमें 47 देश हैं और नंबर 1 पर नीदरलैंड है, दूसरे पर आइसलैंड है और तीसरे पर डेनमार्क है। जब इसमें टोटल 47 है तो 47वें स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा इसमें अंतिम स्थान पर अर्जेंटीना है। क्लियर है? याद रखेंगे इसमें 47वें स्थान पर अर्जेंटीना शामिल है। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है कि जो 2023 का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया, इसमें 3 नए देशों के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को शामिल किया गया। यानी इसमें 3 देश और शामिल है। इसमें कौन कौन 3 शामिल है? बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अगर थोड़ा सा डीप में प्रश्न बनाया जाए तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में किन 3 देशों के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक पूछा जा रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल हुए। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो विश्व के उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय हैं उनको लेकर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। कब? सितंबर 2023 में। और इसको कहा गया कि इसमें 108 देशों या क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। क्लियर?
उसी में बताया जा रहा है कि भारत के 91 विश्वविद्यालय और संस्थान इसमें शामिल हैं। क्लियर है? तो यानी टाइम्स हायर एजुकेशन की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है, इसमें जो कि सितंबर 2023 में आई, इसमें टोटल 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें भारत के 91 शामिल हैं। यही हेडिंग थी इसकी। क्लियर है? अब जरा इसमें आप देख लीजिए कि ये जो रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें टॉप 3 पर कौन है। क्लियर है? टॉप 3 आपको याद रखना है, बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जो कि कहां पर है, यूके में। दूसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है, और तीसरे नंबर पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए है। क्लियर है? किसकी रिपोर्ट है? टाइम्स हायर की। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, तीसरे पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, ये शामिल हैं। अब ये जो बात हुई है कि भारत के 91 विश्वविद्यालय इसमें हैं, तो जरा देखिए कि इस रैंकिंग में भारत का कौन सा, देखिए जो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है, इसमें 91 भारतीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सा भारतीय संस्थान है जो कि पहले स्थान पर है, यानी भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए यहां पर चार्ट के माध्यम से बात कही जा रही है। आईआईएससी बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका फुल फॉर्म है आईआईएससी, और ये कहां पर, बेंगलुरु में। इसको जो रैंक मिली है वो 201 से 250 के बीच में। क्लियर है? और भारतीय संस्थानों में नंबर 1 पर है। भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी है, इसको 500 से 600 के बीच में रैंकिंग। जामिया मिलिया तीसरे स्थान पर है, 500 से 600 के बीच में रैंकिंग। चौथे स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, और 5वें स्थान पर सुलीनी यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? तो टॉप 5 अगर आप याद रखें तो पहले स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे पर अन्ना यूनिवर्सिटी, तीसरे पर जामिया मिलिया, और चौथे पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, और 5वें पर सुलीनी है। क्लियर है? अगर हम उत्तर प्रदेश के आधार पर देख लें तो इसमें 7वें स्थान पर आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और 8वें स्थान पर इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? तो ये है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की शीर्ष 10 यूनिवर्सिटियां। क्लियर है? यानी भारत में जो संस्थान है जो उस रैंकिंग में शामिल है, उनमें ये क्रम दिया गया। क्लियर है? तो उसमें अलीगढ़ का 7वां और 8वें नंबर पे बीएचयू है। क्लियर? इतनी बात आप इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। और जो मैंने आपसे कहा कि टोटल 1904 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हैं, उसमें 91 विश्वविद्यालय भारत के हैं। इस आधार पर देखें, यानी सर्वाधिक विश्वविद्यालय शामिल होने के आधार पर देखें तो भारत का चौथा स्थान है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय 169 विश्वविद्यालय शामिल हैं अमेरिका के। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये बात कही है मॉर्निंग कंसल्ट ने। अब भाई मॉर्निंग कंसल्ट क्या है, तो याद रखिएगा बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इन्होंने दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी की। तो मॉर्निंग कंसल्ट की जो दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, ये कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। और इस सर्वे में पता चला कि 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है। क्लियर? एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इस रिपोर्ट में अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इनको 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वां स्थान मिला है। ठीक है? ये भी प्रश्न एक जगह पूछा गया है कि जो मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है उसमें जो बाइडेन को कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। क्लियर है? अमेरिकी राष्ट्रपति है, इनको 8वां स्थान है। यहां देखिए इस रिपोर्ट में जो शीर्ष नेता है इनके यहां पर क्रम दिए गए, जरा इसको देख लीजिए। मैंने अभी आपसे कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें नंबर 1 पर है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे इसमें किसका स्थान मिला है, तो दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। ठीक है? इनको दूसरा स्थान है। कहां के राष्ट्रपति? मैक्सिको। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बसेंट। क्लियर है? और चौथे स्थान पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा। 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, और 6वें स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। क्लियर? तो ये टॉप 6 नाम आपने देख लिए, लेकिन इसमें आप प्रमुख रूप से टॉप 3 जरूर याद रखिएगा। इसमें पहले नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अप्रूवल रेट कितना, 76%। दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेसेंट। चौथे नंबर पर ब्राजील के लूला डिसिल्वा राष्ट्रपति हैं। 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, और 6वें नंबर पे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। और जो बाइडेन साहब का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता हुआ है।
देखिए, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि श्रीलंका अपने यहाँ जो आर्थिक संकट आया था उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। उसी कोशिश के संदर्भ में ये समझौता हुआ है भारत, जापान और पेरिस क्लब के साथ। तो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने ऋण मुद्दों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और हाल ही में भारत, जापान सहित पेरिस समूह के ऋणदाताओं के साथ एक सैद्धांतिक समझौता किया है। क्लियर? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत, जापान और पेरिस क्लब के साथ समझौता किया? तो आपका जवाब होगा श्रीलंका ने। क्लियर? और ये विकास श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के लगभग $3 बिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किस्त तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्लियर? तो ये बातें इसमें आपको ध्यान में रखना है। आप जानते हैं कि पिछले साल आर्थिक संकट के चरम पर श्रीलंका ने अपने लगभग $51 बिलियन के विदेशी ऋण पर डिफॉल्ट का कठिन निर्णय लिया था। क्लियर? तो इस बीच आपको यह ध्यान रखना है कि श्रीलंका ने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए भारत, जापान और पेरिस क्लब के साथ समझौता किया है। इतनी बातें आप इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखिएगा। क्लियर? हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। देखिए, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग आई है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये किसकी रैंकिंग है, कहां पर प्रदर्शित की गई। तो याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर की 2023 की जुलाई में जारी 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट आई है। क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि 2023 की मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट जो है किसके द्वारा आई? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। और कितने देश शामिल हैं? 145 देश शामिल हैं। क्लियर? और भारत विश्व में किस क्रम की शक्तिशाली सैनिक शक्ति रखता है? तो चौथे क्रम की। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम यहां पर बात कर लें कि इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में जो नंबर 1 पर है वो है अमेरिका। नीचे चार्ट के माध्यम से इसमें डिटेल दिया गया है, इसको समझना थोड़ा और आसान होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति में अगर हम देखें तो इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर भारत है। ये तो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है और चौथे पर भारत है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले टॉप 4 कंट्री। क्लियर? 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है। अगर आपको पाकिस्तान की रैंकिंग देखनी है तो पाकिस्तान 7वें क्रम पर है। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें 145 देशों को दिया गया रैंक, तो इसमें 145वें स्थान पर भूटान है। क्लियर है? 144वें स्थान पर बेनिन है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के बारे में एक रैंकिंग आई, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023, जिसको ग्लोबल फायर पावर के द्वारा दिया गया, उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे पर भारत है, 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है, 7वें पर पाकिस्तान है और सबसे अंतिम रैंकिंग 145वें भूटान की है, 144वें पर बेनिन है। इतनी बात केवल आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है नाटो शिखर सम्मेलन 2023। याद रखिएगा 11 से 12 जुलाई 2023 के बीच विलियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। इंपॉर्टेंट है कि नाटो का शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? तो लिथुआनिया के विलियस में। लिथुआनिया के विलियस में 11 से 12 जुलाई 2023 के बीच नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि फिनलैंड जो नाटो का नया सदस्य बना है, पहली बार इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्लियर है? आप सभी को पता है, पूर्व में आप पढ़ भी चुके हैं कि नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। कौन? फिनलैंड। क्लियर है? तो अब वो 31वें सदस्य देश के तौर पर शामिल हो गया। उसके बाद नाटो का जो शिखर सम्मेलन 11-12 जुलाई को लिथुआनिया के विलियस में हुआ, उसमें फिनलैंड उसमें शामिल हुआ, पहली बार एज ए नाटो सदस्य। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नाटो का इसके पहले सम्मेलन हुआ था वो मैड्रिड स्पेन में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। अगर नाटो की स्थापना के बारे में देखें तो याद रखिएगा नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित 1949 में वॉशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे नाटो की स्थापना 1949 में वॉशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी और इसका जो निर्माण का कॉन्सेप्ट है वो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नाटो की स्थापना की गई वॉशिंगटन संधि के द्वारा 1949 में, इस संधि की धारा 5 ये कहती है कि एक भी सदस्य के ऊपर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि 1949 के वॉशिंगटन संधि के द्वारा नाटो की स्थापना की गई सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के आधार पर। तो ये जो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वो वॉशिंगटन संधि की धारा 5 में उल्लेखित है और इसमें कहा गया कि अगर एक देश के ऊपर भी हमला होता है नाटो के, तो नाटो के जितने सदस्य देश हैं सभी उसकी सहायता करेंगे। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नाटो है ये पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। यह भी प्रश्न यहां से पूछा गया है। नाटो किस प्रकार का
संगठन है? तो याद रखिएगा पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। क्लियर है? और नाटो के 31 सदस्य देश हैं और 31वां सदस्य देश कौन बना था? फिनलैंड। ये भी आपने देखा था। नाटो के अगर मुख्यालय की बात कर लें तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है और नाटो के जो वर्तमान महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्लियर है? तो ये नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में नाटो के संदर्भ में रखनी है। नाटो के सदस्य देश कौन है ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया था। क्लियर? तो ये भी बात याद रखिएगा कि अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया कब? 2019 में। और 5 क्षेत्र कौन कौन से? भूमि, समुद्र, वायु, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे नाटो के संदर्भ में। अगला टॉपिक है यूएई जो है ये एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया है। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश है कौन है बना है, तो उसका नाम क्या? यूएई। क्लियर है? ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा आप। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कनाडा के वैंकूवर में 12 जुलाई 2023 को हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में जो बैठक हुई वो कहां पर हुई? वैंकूवर कनाडा में 12 जुलाई 2023 को। पहली बात तो ये याद रखनी है और दूसरी कि संयुक्त अरब अमीरात इसमें पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। क्लियर है? याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई वो पहला ऐसा अरब देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह में यानी एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है? और ये बैठक कहां पर हुई? 12 जुलाई 2023 को वैंकूवर कनाडा। क्लियर? और याद रखिएगा इसमें यूएई की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो यूएई की तरफ से इसमें हामिद अल जाबी शामिल हुए थे। हामिद अल जाबी। इतनी बात आपको इसमें केवल ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है यूके सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये सीपीटीपीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, इसी का शॉर्ट फॉर्म है सीपीटीपीपी। और जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बन गया। क्लियर है? तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा था कि एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश यूएई है, ठीक उसी तरह से इसको भी याद रखिएगा कि सीपीटीपीपी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में यूनाइटेड किंगडम शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। क्लियर है? अगर हम इसकी थोड़ी और चर्चा करें, किसकी? सीपीटीपीपी की, तो याद रखिएगा 8 मार्च 2018 को चिली के सेंटियागो में 11 देशों के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता है। तो ये जो सीपीटीपीपी है इसका गठन कब हुआ? 8 मार्च 2018 को चिली के सेंटियागो में 11 देशों के बीच हुआ ये मुक्त व्यापार समझौता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब इसका गठन किया गया उस समय इसमें 11 देश थे। किसमें? सीपीटीपीपी में। लेकिन अभी आपने कहा कि पहला यूरोपीय देश शामिल हो गया है यूके, तो अब संख्या कितनी हो गई? टोटल 12। क्लियर है? तो सीपीटीपीपी में अब टोटल कितने देश हैं? 12। अब जरा इनके नाम भी देख लीजिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसमें यूके सहित, यानी यूके भी शामिल है। ठीक है? तो यूके सहित इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम इसमें शामिल हैं। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, अगर हम इसके और थोड़ा मूल में चलें तो इस समझौते को मूल रूप से 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश इसमें शामिल थे। क्लियर? यानी ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के तौर पर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की जो बात थी, इसकी शुरुआत होती है 2005 से। पूरा बैकग्राउंड याद रखिएगा, कब कहां से प्रश्न बन जाए कोई भरोसा नहीं। बस मैं लेकिन इतनी बात याद रखिएगा और भरोसा रखिएगा कि कोई भी अनावश्यक तथ्य
मैंने अपने किसी भी सेक्शन में नहीं लिया है। मेरा ये पूरा प्रयास है कि जितने मिनिमम फैक्ट्स हों वो आपके साथ शेयर हो जाए, उन पर चर्चा हो, लेकिन इस बात की भी सतर्कता रहनी आवश्यक है कि कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं टीपीपी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की जो स्टार्टिंग है वहां से। अब जरा इसका एक सीक्वेंस एस्टैब्लिश करिए। आप चलिए 2005 में। 2005 में एक समझौता होता है जिसका नाम दिया गया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, इसका उद्देश्य था मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब आप समझ गए कि इन देशों के बीच में जो व्यापार हो उसमें वस्तुओं पर टैरिफ न लगे। क्लियर है? और याद रखिएगा, इसमें अमेरिका सहित 12 देश उस समय शामिल थे। यानी 2005 में जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी बनी उसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। क्लियर है? लेकिन अमेरिका 2017 में इस समझौते से अलग हो गया। क्लियर है? अब जब अमेरिका अलग हो गया तो कितने देश बचे? 11 देश बचे। और 11 देश इस समझौते को पुनः एक नया रूप उनको देना उनकी मजबूरी पड़ गई। क्लियर है? फिर उन्होंने जो गठबंधन बनाया उसका नाम पड़ा सीपीटीपीपी। क्लियर है? सीपीटीपीपी। क्लियर है? यानी सबसे पहले 2005 में ये टीपीपी था, यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अमेरिका सहित 12 देश। अमेरिका 2017 में साथ छोड़ देता है, 11 देश बनते हैं। फिर 11 देश अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, किस नाम से? सीपीटीपीपी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म क्या? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्लियर है? और इसमें यही 11 देश थे जिसमें अब 12वें देश के तौर पर यूके शामिल हुआ है। क्लियर है? पूरी आपने इसकी थ्योरी को देख लिया कि कैसे स्टार्टिंग हुई, अमेरिका कब निकला, फिर उसके बाद 11 देश बचे, 11 देशों ने सीपीटीपीपी बनाया, अब उसमें 12वें देश के तौर पर यूके की एंट्री हुई। क्लियर? और याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें सीपीटीपीपी की तो वैश्विक तौर पर 2021 में वैश्विक जीडीपी में 12% की हिस्सेदारी है और यूके जब इसमें शामिल हो गया है तो अब ये बढ़कर 15% तक हो सकती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है। अभी आप एक और पढ़ चुके हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसमें आपने पढ़ा था 91 भारतीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें आपने कहा था कि पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है यूके की, दूसरे पे आपने कहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है, और तीसरे पे आपने कहा था कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए है। क्लियर है? तो वो कौन सी थी? टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। और ये क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। क्लियर है? और ये जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसे 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया और इसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। डेडलाइन कितनी है? 50 वर्ष से कम पुराने ये विश्वविद्यालय होने चाहिए, उसको इसमें यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल किया गया। क्लियर है? अब आइए जरा देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं। यहाँ पे चार्ट, हाँ चार्ट दिया गया है, चार्ट के माध्यम से जरा देखिए। यहाँ पर देखिए यंग यूनिवर्सिटी में शामिल कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले जो चार्ट के माध्यम से भारत के संदर्भ में बात की गई है, तो सबसे पहले शुरुआत भारत की ही देख लीजिए कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो भारत के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय हैं वो कौन से हैं। तो याद रखिएगा, इसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है। क्लियर है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है। यंग यूनिवर्सिटियों में इसका स्थान भारतीय यूनिवर्सिटियों में पहला है। ठीक है? यानी जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है उसमें भारतीय विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है। क्लियर है? दूसरे स्थान पर, इसमें दूसरे स्थान पर, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूं तो दूसरे स्थान पर इसमें कौन शामिल है? तो दूसरे स्थान पर जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर शामिल है। ठीक है? और तीसरे स्थान पर सोलनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश शामिल है। चौथे स्थान पर अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुडी तमिलनाडु है और इसमें 5वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर शामिल है। ये है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की जो 5 यूनिवर्सिटियां टॉप पर है। क्लियर? लेकिन इसमें पहले नंबर की यूनिवर्सिटी तो जरूर आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल। क्लियर? अगर हम इनकी ओवरऑल रैंकिंग देख लें तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है, इसकी ओवरऑल रैंकिंग में इसका स्थान है 77वां। ठीक है? याद रखिएगा, इसका ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 77वां। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय है यानी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप, इसमें पहले स्थान पर नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, ये पहले स्थान पर है। क्लियर है? दूसरे स्थान पर हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और तीसरे स्थान पर पेरिस साइंसेज एट लेट्रस पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस है। क्लियर है? तो देखिए, अगर आपको इन तीनों नाम को याद करने में दिक्कत हो रही हो तो कम से कम टॉप सेकंड जो है
इनको जरूर आप देख लीजिए। पहले स्थान पर नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। दूसरे स्थान पे हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है। ये यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले और दूसरे स्थान पर जो संस्थान है उनकी बात हो रही है। भारत के संदर्भ में आपने देखा था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल जो है वो पहले नंबर पे है, लेकिन उसकी ओवरऑल रैंकिंग 77वीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है, इसमें 13 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया है बनाने में। इसमें कितने प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं? तो 13 संकेतक हैं। और द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में वैश्विक स्तर की टोटल 605 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 45 संस्थान शामिल हैं। यानी 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 बनी है, जिसमें विश्व के 605 यूनिवर्सिटियों में से 45 संस्थान जो है भारत के। क्लियर है? और याद रखिएगा 47 संस्थान के साथ तुर्की जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। यानी सबसे ज्यादा संस्थान तुर्की के हैं इसमें यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में, और उसके बाद 45 संस्थानों के साथ दूसरे नंबर पे भारत इसमें शामिल है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए, अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा। देखिए इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, और ये यात्रा जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के बीच फ्रांस की यात्रा पर थे। और याद रखिएगा जब वो फ्रांस की यात्रा पर थे तो वो वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किन दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो याद रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच। याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री की ये 6ठी फ्रांस यात्रा थी। क्लियर है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो पेरिस के एलिसी पैलेस में हुआ था। इसमें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ पहली महिला ब्रिगिट मैक्रोन भी वहां पर उपस्थित थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्न से और फ्रांस की संसद अध्यक्ष गेराल्ड लार्चर के साथ भी बैठक की। तो ये भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम, तो याद रखेंगे एलिसाबेथ बोर्न। फ्रांस की संसद के अध्यक्ष कौन? गेराल्ड लार्चर। ठीक है? तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? और क्या बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें महत्वपूर्ण है? यहां पर एक बात याद रखिएगा कि भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर हुए, उसको स्वीकार किया गया। उसका नाम क्या रखा गया? हॉरिजन 2047। क्लियर है? तो याद रखिएगा हॉरिजन 2047 पर भी वार्ता हुई, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। क्लियर है? तो हॉरिजन 2047 पर यहां पर एक बात याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। याद रखिएगा 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस था, उस दिन को कहा जाता है बेस्टिल डे। क्लियर है? और उसमें परेड होती है, उस परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। क्लियर? कब? 14 जुलाई को। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो वेस्टिल डे परेड थी इसमें भारतीय वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं के 247 सदस्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया। क्लियर है? यानी वेस्टिल डे परेड में तीनों सेनाओं की 241 सदस्य टुकड़ी ने इसमें हिस्सा लिया था। और याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी वेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। क्लियर? तो ये याद रखेंगे फ्रांस के इतिहास के संदर्भ में। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति मैक्रों ने इस अवसर पर 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान से भी सम्मानित किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे 13 जुलाई 2023 को फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक और सैनिक सम्मान, जिसका नाम क्या है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस की तरफ से दिया गया किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यानी भारत के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया 13 जुलाई 2023 को। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र के सहयोग को आगे बढ़ाने पर समझौते किए। साथ ही साथ दोनों देशों ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग में एक रोडमैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित
अपने दूतावास में डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय भी खोलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत किस जगह पर स्थित अपने दूतावास में डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? पेरिस, फ्रांस में। क्लियर है? यानी पेरिस, फ्रांस में स्थित अपने दूतावास में भारत डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा ताकि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग आगे बढ़ सके। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच एलएनजी के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ। क्लियर है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि एलएनजी के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो याद रखिएगा, भारत की इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच। क्लियर? अगला देखिए, अगली जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की गई। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो तृष्णा पर समझौता हुआ किन दो देशों के बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में। तो याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और पृथ्वी और महासागर के तापमान पर नजर रखने के लिए जो संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौता हुआ, वो किसके बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि भारत और फ्रांस ने पृथ्वी और महासागर के तापमान के साथ साथ जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा पर भी समझौता किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच भी सहयोग पर हस्ताक्षर किए। क्लियर? दूसरी बात, भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। यानी भारत फ्रांस में कहां पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में। क्लियर? और याद रखिएगा, फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता किया गया और इसकी शुरुआत जो है आईफिल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए अपना भुगतान कर सकेंगे। क्लियर? यानी फ्रांस में भी यूपीआई का उपयोग होगा और इसकी शुरुआत कहां पे? फ्रांस में स्थित आईफिल टावर से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे। अभी आपने देखा कि 13 और 14 जुलाई को वो फ्रांस की यात्रा पर थे और उसके बाद वो 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे। क्लियर है? तो दोनों को कोरिलेट करके याद रखिएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री यूएई की 5वीं यात्रा थी उनकी। जैसा अभी आपने देखा था कि फ्रांस की प्रधानमंत्री की 6ठी यात्रा थी, तो वहीं प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा 5वीं ये थी। ठीक है? 2015, 18, 19 और 22 में वो गए थे। अब 2023 में 15 जुलाई 2023 को वो यूएई पहुंचे थे। याद रखिएगा, यूएई की इस यात्रा में 15 जुलाई को अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से उनकी मुलाकात हुई और दोनों देशों के नेताओं ने फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करने पर विचार विमर्श किया। क्लियर? और आप सभी को पता है कि जब इस बात की चर्चा हो रही है तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर इस समय हैं। क्लियर? याद रखिएगा, इस दौरान भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में कैसे स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़े, इस पर भी लेकर चर्चा हुई। जैसे भारतीय कैसे रुपया में भुगतान करें और यूएई कैसे दिरहम में भुगतान करें, इसको लेकर भी समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत एक मिसाल के तौर पर आप देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत के आरबीआई ने और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान यानी एलसीएस प्रणाली पर भी हस्ताक्षर किया गया। क्लियर? इसके अलावा भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी का एकीकरण समझौता भी हुआ। क्लियर? तो अगर आपसे पूछ ले कि यूपीआई और आईपीपी का एकीकरण समझौता किन दो देशों के बीच, तो भारत और यूएई के बीच। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है यहां पर कि शिक्षा के क्षेत्र में समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला गया। क्लियर है? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आईआईटी दिल्ली का परिसर कहां खोला गया, तो आपका सीधा जवाब क्या होना चाहिए? संयुक्त अरब अमीरात में। यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और यही मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि आईआईटी मद्रास ने भी अपनी भारत के बाहर एक शाखा खोली है, वो कहां खोली? तो आप सभी को निश्चित रूप से याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जांजीबार में अपना सेंटर खोला है। ठीक उसी प्रकार आईआईटी दिल्ली ने यूएई में अपना एक परिसर खोला है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि हम इन दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय
व्यापार कितने डॉलर का ये देखें तो ये 85 बिलियन डॉलर का हो गया है। यानी भारत और यूएई के बीच 2022 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। इसको 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। क्लियर? ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? 100 अरब डॉलर तक यानी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। क्लियर? तो ये पूरी बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखनी होगी। आगे इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि 2022-23 के दौरान यूएई जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्लियर है? यानी 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो यूएई है। 2022-23 के दौरान सबसे बड़ा निवेशक चौथे क्रम का कौन है? तो यूएई है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन है? तो यूएई है। ठीक है? तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है कि 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, तो आपका जवाब होगा यूएई। अगर पूछा जाए कि भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक, तो आपका जवाब होगा यूएई। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, तो आपका जवाब होगा यूएई। ये भी बात आप इस पॉइंट में याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये सभी बातें थी जो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखनी थी। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो डिटेल जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। क्लियर है? तो इस प्रकार से 1 बाय 1 सभी पार्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा इस मैगजीन का। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।